राजा विक्रमदेव एक गुफा के अंदर खून से पूरी तरह से लथपथ था। उसका एक हाथ और पैर काट कर अलग अलग पड़े थे। तभी वहां पर एक सैनिक आता है जिसका नाम वीर भानु है, और तभी वो घबरा कर बोलता है, महाराज, आपका ये हाल किसने किया? उस पापी से सबको बचा लो। वो इंसान नहीं, शैतान है। वो इंसानी रूप में एक हैवान है। तभी दूसरी तरफ महल में एक दूसरा सैनिक भागकर राजा विक्रमदेव के भाई चंद्रसेन के पास जाता है और कहता है, गजब हो गया छोटे महाराज, अब बड़े महाराज नहीं रहे। और तभी चंद्रसेन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, आखिरकार वे हम सबको छोड़कर चले गए। और तभी मंत्री बोलता है, छोटे महाराज, अब राज गद्दी पर कौन बैठेगा और महाराज के बेटे अर्जुन देव का क्या होगा? अर्जुन देव आज से मेरा बेटा है और राज गद्दी भी। और तभी दूसरी तरफ जंगल में एक साधु बाबा एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। और तभी वहां एक लड़का जिसका नाम गोपाल होता है, वो साधु बाबा के पास आता है और कहता है, हे साधु बाबा, यह मुझसे क्या हो गया? मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? साधु बाबा धीमे से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो गोपाल, तुम्हारे हाथों से कोई पाप नहीं हुआ है। गोपाल चिंता में बोलता है, साधु बाबा, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। तभी साधु बाबा मुस्कुरा कर बोलते हैं, समय आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा। कुछ समय वर्ष बाद अब अर्जुन देव बड़ा हो गया था। चंद्रसेन अपने मंत्री के साथ खड़ा होता है। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, हम तो ठीक हैं मंत्री जी। आप क्यों चिंता में हमें दिख रहे हैं? मंत्री जैसे ही कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी वहां अर्जुन देव और चंद्रसेन की बेटी लता आ जाती हैं और कहती हैं, पिताजी देखिए, भैया को हमें अपने साथ जबरदस्ती जंगल ले जा रहे हैं शिकार के लिए, लेकिन हमें तो अपनी सखी से मिलने जाना है, नंदगांव में जाना है। पिताजी, ये आम लड़की नहीं है, ये एक राजकुमारी है। इन्हें शिकार करना आना चाहिए। बात ठीक कर रहा है तुम्हारा भैया, तुम्हें शिकार पर नहीं जाना चाहिए। लता गुस्से में बोलती है, हम नहीं जाएंगे पिताजी शिकार करने। अरे मेरी गुड़िया रानी तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, चली जाना तुम अपनी सखी के घर। अरे बेटा, तुम भी जरा सही से जाना और कुछ सैनिकों को भी अपने साथ ले जाना। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और उधर जंगल में दूसरे राज्य का राजकुमार जिसका नाम संजय वर्मा होता है, वो भी अपने सेनापति के संग आया होता है। राजकुमार, मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ आप बहुत ज्यादा शिकार करने लगे हैं और जंगल में भी आपका आना जाना लगा रहता है। ऐसा क्या है इस जंगल में? संजय वर्मा हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज आपको उस खास चीज से मिलवा ही देता हूँ। और कुछ देर चलने के बाद संजय वर्मा सेनापति को एक पेड़ के पास ले जाता है। ये तो एक आम देखने वाला पेड़ है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, मुझे लगता है मुझे बदलने वाला ये पेड़ ही है। आपको तो सब पता है, मैं बचपन से ही दूसरे राज्यों के राजकुमारों जैसा वीर और बहादुर बिल्कुल नहीं था और ना ही मुझे शिकार करने आता था।
जिससे पिताजी का सर दूसरे राज्यों के राजाओं के सामने नीचा झुक जाता था। एक दिन पिताजी ने मुझे दंड के रूप में मुझे कुछ सैनिकों की सहायता से जंगल में भेज दिया और कहा कि जब तक मैं कोई शिकार नहीं करता हूं तब तक मुझे महल में नहीं आने दिया जाएगा। और मैं शिकार करने में उसी समय से लग गया। पर मुझे शिकार करने में बहुत डर लग रहा था और कुछ समय के प्रयास के बाद भी मैं शिकार करने में असफल रहा। और जब रात हुई तो मैं थक हार कर इसी पेड़ के नीचे सो गया। और आधी रात को मुझे एक सपना आता है और सपने में इसी पेड़ के नीचे खड़ा होता हूँ। और तभी मेरे पास एक साधु बाबा आते हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे और कहते हैं कि उठो राजकुमार संजय वर्मा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो। और जब मेरी आंखें सुबह खुली तो मुझे मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति का एहसास हुआ। और तब से लेके आज तक मैंने न जाने कितने शिकार और बहादुरी के कारनामे किए हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा करने का साहस मेरे अंदर इस पेड़ की वजह से ही आया है। और इसीलिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस पेड़ के पास आ जाता हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मैं इस पेड़ के पास आता हूँ मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है। सेनापति पेड़ को कुछ समय तक देखता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता राजकुमार। सभी लोगों के अंदर एक निडर बहादुर वीर योद्धा होता है, बस सही समय पर उसे जागने की जरूरत होती है। तभी वहां पर राजकुमार अर्जुन देव आ जाते हैं। वहां पर राजकुमार संजय वर्मा और उसके सेनापति को देखकर अर्जुन देव बोलते हैं, तुम तो वही पड़ोसी राज्य के राजकुमार हो ना, जो बहुत डरपोक हो और नहीं शिकार करने आता है। तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें तो अभी जंगल में नहीं आना चाहिए। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन देव वहां से अपने घोड़े को लेकर निकल जाता है। अर्जुन देव की अपमानजनक बातें सुनकर संजय वर्मा को बहुत गुस्सा आता है और संजय वर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपना धनुष अर्जुन देव की ओर तान देते हैं। तभी सेनापति घबराकर बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? वो पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। अपना धनुष नीचे रख दीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो दोनों राज्य में युद्ध आरंभ हो जाएगा। और फिर राजकुमार संजय वर्मा अपना धनुष नीचे रख देते हैं और उधर दूसरी तरफ लता नंदगांव पहुंच जाती है और अब लता को देखकर उसकी सखी बोलती है, देखो तो आज हमसे मिलने आई हैं हमारे गांव में हमारे राज्य की राजकुमारी। बहुत जल्दी मिलने आ गई तुम। तुम्हें पता है आज पूरे 2 वर्षों के बाद आ रही हो मिलने। अरे पिताजी ने राजकीय शिक्षा के लिए मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया था और सब इतना जल्दी हुआ था कि तुम्हें संदेश देना भूल गए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, ठीक है? लता की सखी मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और आजकल क्या कर रही हो और अभी कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो बूढ़ी काकी के घर जा रही हूँ। कौन बूढ़ी काकी? अरे हमारे घर के पास एक वैद्य जी रहते हैं और जो कभी कभी अपने घर आते हैं। ये बूढ़ी काकी उन्हीं की कोई ना कोई जानने वाली हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। उनके चेहरे पर एक अलग सी मायूसी छाई रहती है और जब उनसे उनके या फिर उनके परिवार के बारे में पूछो तो कुछ नहीं बोलती। बस मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए मैं हर रोज यहाँ आकर अपने घर का सारा काम कर देती हूँ और इनके लिए खाना भी बना देती हूँ। चलो आज मैं तुम्हें उनके घर ले आती हूँ। अब राजकुमारी और उसकी सखी उस बूढ़ी काकी के घर पहुंच जाती हैं। देखा, बस सारे दिन ये बूढ़ी काकी ऐसे ही बैठी रहती हैं। अब रात होती है। अर्जुन देव और राजकुमारी लता महल में वापस आते हैं। महाराज चंद्रसेन अपनी बेटी और बेटा से पूछते हैं, आ गए तुम दोनों? कैसा रहा आपका दिनचर्या?
राजकुमारी लता बताती हैं। आज का हमारा दिन तो बहुत अच्छा गया। लेकिन पिताजी, हमारा दिन कुछ खास नहीं गया। क्यों, क्या हुआ? पिताजी, आज हमें एक भी शिकार नहीं मिला। शिकार करने के लिए मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई हमसे पहले सारे शिकार करके चला गया हो। और पिताजी, आज हमें जंगल में पड़ोसी राज्य का राजकुमार संजय वर्मा और उसका सेनापति भी जंगल में मिला था। तभी महाराज चंद्रसेन बोलते हैं। ये तो वही राजकुमार है ना, जो बहुत डरपोक है और न ही शिकार करने आता है। हाँ पिताजी, ये वही राजकुमार है। इतना सुनकर चंद्रसेन हंसने लगते हैं और तभी मंत्री आता है और बोलता है। अब आपको आराम करना चाहिए महाराज। कल सुबह आपको राज्य के लोगों से भी मिलने जाना है। तभी वही जंगल में राजकुमार संजय वर्मा का सेनापति राजकुमार संजय वर्मा को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और तभी पेड़ों की झाड़ियों के पीछे से संजय वर्मा खून से लथपथ निकलता है। सेनापति घबराकर बोलता है। राजकुमार, आप कहाँ गायब हो गए थे? और ये क्या, आप तो पूरे खून से लथपथ हो रहे हो। ये सब कैसे हुआ महाराज? आप कुछ बोलते क्यों नहीं राजकुमार? आप चिंता मत करो सेनापति जी, ये तो आज मैंने अनगिनत शिकार किया है। बस उन्हीं शिकारियों का थोड़ा सा खून है, लग गया है। हे भगवान, अगर आपको ऐसे रूप में महाराज ने देख लिया तो महाराज मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। चलिए, यहाँ पास ही में एक नदी है, आप उसमें जल्दी से स्नान कर लीजिए। अब संजय वर्मा नदी में जाकर जल्दी से स्नान करता है और जल्दी ही सेनापति जी के साथ अपने महल वापस लौट आता है। अब आधी रात का समय होता है। इधर महाराज चंद्रसेन का मंत्री चिंता में अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहा होता है और तभी मंत्री को अपने कक्ष के बाहर से किसी के जाने की आहट सुनाई दी। और जैसे ही मंत्री बाहर देखता है, वहां कोई नहीं दिखता। कुछ समय बाद फिर से कोई मंत्री के कक्ष के पास निकलता है और तभी मंत्री जल्दी और छुपकर देखता है और कहता है। ये महाराज को क्या हो गया है? हर रोज पता नहीं कहाँ जाते हैं। आज तो इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। महाराज आधी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? और अचानक ही राजा चंद्रसेन जंगल में इधर उधर गायब हो जाते हैं। अभी तो महाराज जी यहीं थे, अचानक ही कहाँ गायब हो गए? मंत्री राजा चंद्रसेन को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन राजा चंद्रसेन नहीं मिलते और हार मानकर मंत्री महल वापस लौट आता है। अब सुबह होती है। नंदगांव से थोड़ी दूरी पर एक घर के अंदर गोपाल बैठा था और तभी वहीं वीर भानु आता है, जो कि राजा चंद्रसेन का ही सैनिक होता है। क्या हुआ? अपने काम में सफलता मिली तुम्हें? नहीं, पता नहीं बार बार वह कैसे बच जाता है। और तुम क्यों नहीं आए थे महल? हमने तय किया था कि एक साथ हमला करेंगे उस पर, लेकिन तुम तो वहां आए ही नहीं। तुम्हें तो सब पता है दोस्त, मेरे इन्हीं हाथों से एक निर्दोष के साथ क्या हुआ था, और जब से आज तक मुझ में किसी को सजा देने लायक शक्ति नहीं है। अरे तुम्हें याद नहीं क्या, साधु बाबा ने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गोपाल चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों से कोई पाप नहीं हुआ है। पर जब मैंने इस बात का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सही समय आने पर तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। फिर भी, लेकिन ये काम की जिम्मेदारी मैं अब तुमको देता हूँ। वीर भानु गुस्से में बोलता है। कायरों वाली बात मत करो मेरे सामने। तुम शायद भूल रहे हो उसने हमारे परिवारों और गांवों का क्या हाल किया था, और तुम एक सेनापति के बेटे हो,
तुम्हारे पिताजी एक वीर योद्धा थे और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह एक वीर हो। वीर भानु की बातें सुनकर गोपाल के अंदर जोश जाग जाता है। तुम सही कह रहे हो मेरे मित्र, इस बार उस पापी को मिलकर दंड देंगे। उन्हें संभाल कर रखा है ना? उन्हें समय पर खाना भेजता रहता है कि नहीं? तुम चिंता मत करो वीर भानु, वे साधु बाबा की गुफा में आराम से सो रहे हैं। और इधर महल में राजा अपने राजसभा में बैठा होता है। तभी मंत्री आता है। मंत्री राजा चंद्रसेन को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, मैं ठीक हूँ। मंत्री जी, एक बात बताइए, आप हर रोज यही क्यों पूछते हैं? मंत्री चालाकी से बोलता है। आप हमारे राजा, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। चलिए महाराज, आज आपको राज्य के लोगों से मिलना है। अब राजा चंद्रसेन अपने कुछ सैनिक और मंत्री के साथ महल से निकल जाते हैं राज्य के लोगों से मिलने। उधर लता फिर से अपनी सखी के संग उस बूढ़ी काकी के घर पहुंच जाती है और अब लता और उसकी सखी बूढ़ी काकी के लिए रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी बाहर से बूढ़ी काकी की आवाज आती है। आवाज सुनकर लता और उसकी सखी बूढ़ी काकी के पास जाते हैं। बूढ़ी काकी डर की ओर से जोर जोर से कह रही थी, वो वापस आ रहा है, वो शैतान वापस आ रहा है, वो मेरे भी हाथ पैर काट देगा। लता और उसकी सखी बूढ़ी काकी को इतना डरा हुआ देखकर घबरा जाती हैं और अब लता बूढ़ी काकी से पूछती है, काकी, आपके साथ पहले क्या हुआ था और कौन शैतान वापस आ रहा है? बेटा, मेरी राज्य भी एक खुशहाल राज्य था। हमारे राज्य में सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे और मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। हमारे महाराज बहुत वीर न्याय प्रिय राजा थे। हमारे महाराज अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन हमारे हंसते खेलते राज्य को किसी की बुरी नजर लग गई। एक सुबह बाहर से एक राजा आया अपने 2 साथियों के साथ। उसने छल से महल पर कब्जा कर लिया और महल के सभी लोगों को काल कोठरी में डाल दिया। वो राजा बहुत निर्दयी और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। वो हर दूसरे दिन आता और गांव के एक परिवार के एक एक हाथ पैर काट कर ले जाता। और एक दिन तो उस पापी राजा का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने हमारे महाराज के परिवार और काल कोठरी में जितने लोग बंद थे, उसने उन सभी के एक एक हाथ पैर काट दिए। और धीमे धीमे उसने हमारे राज्य के हर घर के साथ ऐसा ही किया। कुछ समय बाद ही राज्य के सभी लोग और महल के सभी लोग मर जाते हैं। और ऐसे उस शैतान ने हमारे पूरे राज्य को नष्ट कर दिया और वहां से चला गया। उनमें से एक मेरा भी परिवार था। मैंने तो एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, पर बहते बहते एक वैद्य जी को मिली। न जाने उन्हें मेरा इलाज कितने वर्ष किया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को उनके घर में पाया। और जब मैं उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे यहाँ अपने घर में रहने के लिए भेज दिया। और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और सब मुझे अंदर से लग रहा है कि वो यहाँ पर भी आ रहा है। तभी लता की सखी बोलती है, आप चिंता मत करो काकी, ये लता है ना, इस राज्य के राजा की बेटी है और यहाँ के राजा यानी इसके पिता बहुत वीर और बहादुर है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? अरे आज तो पिताजी राज्य में लोगों से मिलने निकले हैं। जरूर सबसे पहले वो नंदगांव आए हैं। चलिए काकी, मैं अपने पिताजी से आपको मिलवाती हूँ। अब लता और उसकी सखी बूढ़ी काकी को लेकर बाहर आती हैं और बहुत सारे लोग राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए खड़े थे। और वहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, अरे भाई, अपने महाराज तो कितने अच्छे हैं, हर थोड़े समय बाद हम लोगों से मिलने आते हैं।
अरे भाई, सिर्फ मिलते ही नहीं है, हमारी परेशानियों को भी दूर करते हैं। तभी राजा चंद्रसेन अपने रथ पर सवार होकर आते हैं। राजा चंद्रसेन को देखकर बूढ़ी काकी डर जाती हैं और कुछ कहने जा रही थी। तभी चंद्रसेन ने अपनी जादुई शक्ति से बूढ़ी काकी को आवाज गायब कर दी, जिससे बूढ़ी काकी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ी काकी की ऐसी हालत में देखकर चंद्रसेन हल्का सा मुस्कुराता है और बूढ़ी काकी के पास जाता है। लता बूढ़ी काकी के बारे में बताने जा रही थी। तभी सामने से चंद्रसेन बोलता है, हाँ, मुझे पता है, ये तुम्हारी बूढ़ी काकी है। इनका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा और ना ही इनके परिवार में अब कोई रहा, और इनका राज्य भी किसी दुष्ट राजा ने नष्ट कर दिया। महाराज, आपको ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है बेटा। लता, तुम्हें तो पता है ना, अपने से बड़ों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ये बूढ़ी काकी है, इनकी सेवा तो तुम्हें जरूर करनी चाहिए। जाओ, इन्हें महल ले जाओ, इनकी सेवा पानी करो। और हाँ, हम भी शाम को आते हैं इनकी सेवा करने। काकी महल नहीं जाना चाहती थी, पर वे चंद्रसेन की जादुई शक्ति से मजबूर थी। अब शाम होती है। लता बूढ़ी काकी को लेकर अपने कक्ष में अपने पिताजी की राह देख रही होती है। तभी दूसरे राज्य का राजा अपने राज्यसभा में बैठा था। तभी सेनापति आता है। तुम इतने चिंता में क्यों दिख रहे हो? महाराज, हमारे राज्य के छोटे से गांव में रहस्यमय तरीके से लोगों के एक हाथ और पैर काटकर कोई रात को ले जाता है। राजा गुस्से में बोलते हैं, कौन ऐसा कर रहा है, वो भी हमारे राज्य में? सेनापति, तुम्हें किसी पड़ोसी राज्य या किसी व्यक्ति पर शक है? जी महाराज, मुझे एक व्यक्ति पर शक है। जल्दी बताओ उस दुष्ट का नाम मुझे। हम उसे ऐसा दंड देंगे कि वह पूरे जीवन भर याद रखेगा। सेनापति घबरा कर बोलता है, महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा संजय वर्मा है। होश संभाल के बात करो सेनापति। पता है कि तुम किसका नाम ले रहे हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। सेनापति महाराज को संजय वर्मा की सारी बातें बता देता है। और देखिए महाराज, अब रात हो गई है। महाराज पूरे महल में कहीं पर भी नहीं है। अगर सेनापति तुम्हारी कही बात झूठ हुई तो तुम्हें दंड के रूप में काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अब महाराज और सेनापति भी जंगल की ओर निकल जाते हैं और उधर महल में लता अपने मन में सोच रही थी, ये बूढ़ी काकी की बात सिर्फ बूढ़ी काकी ने मुझे और मेरी सखी को बताई थी, पर पिताजी को कैसे पता चला? थोड़ा थोड़ा लता को भी अब कुछ अजीब लग रहा था और तभी वहां पर मंत्री आता है। मंत्री जी से लता पूछती है, मंत्री जी, पिताजी कहाँ हैं? महाराज अभी तक महल वापस नहीं आए। वो तो आपके साथ गए थे। लेकिन महाराज वहां से तो तुरंत चले गए थे। मंत्री कुछ देर तक सोचता है और बोलता है, कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर मंत्री लता को सारी बात बता देता है और लता भी मंत्री को सारी बात बता देती है। और तभी वहां पर अर्जुन देव आ जाते हैं और मंत्री की सारी बातें अर्जुन देव को बताता है। अब हम क्या करें मंत्री जी? अब इस रहस्य का राज जंगल में ही मिलेगा। और इधर जंगल में राजा चंद्रसेन और राजकुमार संजय वर्मा उसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और आगे आग जल रही होती है और वो दोनों कह रहे थे, बाहर आओ मालिक, बाहर आओ मालिक। कुछ समय बाद जादुई रूप से उस पेड़ के अंदर से एक तांत्रिक बाबा निकलते हैं। यहाँ तांत्रिक बाबा के जादुई रूप से निकलते ही
उधर जो दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे जो साधु बाबा ध्यान कर रहे होते हैं, उनकी अचानक से ही आंख खुलती है और कहते हैं, हे भगवान, मुझे राज्य पर घोर बादल छाते दिख रहे हैं। साधु बाबा जल्द ही गोपाल के पास जाते हैं। वो वापस लौट आया है। वीर भानु कहाँ है? वो तो महल में होगा। नहीं, वो महाराज के पीछे पीछे जंगल गया है। उसकी जान को खतरा है और आज सही समय आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। हे भगवान, ये वीर भानु अकेले ही महाराज को दंड देने निकल पड़ा। अब साधु बाबा और गोपाल भी जंगल में वीर भानु को ढूंढने निकल जाते हैं और इधर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, इतने वर्षों बाद आजाद होकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आस पास के सभी राज्य को मैं अपनी काली जादुई शक्तियों से शमशान बना दूंगा। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी वहां पर दूसरे राज्य का राजा और उसका सेनापति आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और मेरे बेटे संजय वर्मा के साथ तुमने क्या किया है? तुम्हारे बेटे को बहादुरी चाहिए थी और मुझे अपने काम के लिए एक लड़का चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को अपने वश में कर लिया। तुम्हारा बेटा ही नहीं, ये दूसरे राज्य का राजा चंद्रसेन भी मेरे वश में है। शरीर इन दोनों के हैं, लेकिन इनके अंदर मैं हूँ। मैं कहता हूँ इन दोनों को छोड़ दो। इससे पहले राजा और सेनापति कुछ कर पाते, तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से दोनों को बेहोश कर देता है और कुछ समय वीर भानु के हाथ में तलवार होती है और राजा चंद्रसेन और संजय वर्मा का एक एक हाथ कटकर अलग अलग पेड़ पे होते हैं। और जब तक वहां पर अर्जुन देव आता है, मंत्री और बूढ़ी काकी भी पहुंच जाती हैं। अर्जुन देव गुस्से में बोलते हैं, तुमने मेरे पिताजी के साथ ये क्या किया? तुम्हें क्या लगता तुम इनके हाथ पैर काट कर तुम बच जाओगे? अरे ये तो मेरे हाथ की कठपुतली हैं, जिन्हें मैं अपने फायदे के लिए उपयोग करता हूँ। मैं चाहूं तो अभी अपनी जादुई शक्ति से इनके हाथ पैर जोड़ सकता हूँ और तुम सबको यही मार सकता हूँ। तुम कौन हो? जैसे ही तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों के हाथ पैर जोड़ने जा रहे थे, तभी वहां पर साधु बाबा आ जाते हैं और अपने शक्तियों से तांत्रिक बाबा को हमेशा हमेशा के लिए पेड़ में समा देते हैं। और तांत्रिक बाबा के जाते ही सब ठीक हो जाते हैं। गोपाल उनसे पूछता है, ये तांत्रिक कौन था? सभी के मन में नए नए सवाल उमड़ रहे थे। आप तीनों कौन हो? आज तक जो भी चंद्रसेन के हाथों से जितने भी गलत काम और पाप हुए हैं, उनके पीछे इसी का हाथ था। बचपन में इन दोनों भाइयों चंद्रसेन और विक्रमदेव को इस तांत्रिक बाबा ने पकड़ लिया था और ये दोनों भाई देखने में एक ही लगते थे, क्योंकि ये दोनों भाई जुड़वा थे। इस तांत्रिक ने अमर होने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसे पूरा करने के लिए ये तांत्रिक वीर भानु तुम्हारे राज्य गया। याद है चंद्रसेन, ये वीर भानु उसी राजा का बेटा है जिसे तूने काल कोठरी में बंद कर दिया और बाद में उसके हाथ पैर कटवा दिए थे। और ये गोपाल वही सेनापति का बेटा है जिसको तुम्हारे भाई ने हाथ पैर कटवा दिए थे। लेकिन वो तांत्रिक सारे गलत काम तुम दोनों से करवाता रहा और खुद वेश बदलकर पीछे रहता था और सारे काम इन दोनों भाइयों से करवाता था। और लोगों के हाथ पैर काटने के लिए कभी ये चंद्रसेन को भेजता था और कभी विक्रमदेव को, जिससे तुम्हारे राज्य के लोगों को सिर्फ ये लगता था कि एक राजा है जिसका नाम चंद्रसेन,
लेकिन ये दो थे, और धीमे धीमे इस तांत्रिक की राज कहीं न कहीं विक्रमदेव को पता भी लग जाता है और वह अपने भाई चंद्रसेन को बताता भी है। लेकिन इस चंद्रसेन के ऊपर तांत्रिक का बहुत गहरा प्रभाव होता है, जिससे इस बात पर कोई असर नहीं होता है। एक दिन जब विक्रमदेव मेरे पास सहायता मांगने आया था, तब इसके भाई चंद्रसेन ने अकेले ही पूरे राज्य को शमशान बना दिया था। और जब यह तांत्रिक अमर होने की अपनी चरम सीमा पर था, तब मैंने अपनी शक्तियों से इसे इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया था। लेकिन तांत्रिक के कैद हो जाने से विक्रमदेव तो सुधर गया था, लेकिन चंद्रसेन में अभी भी कुछ बुराइयां बाकी थी। लेकिन कहते हैं न कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब विक्रमदेव तो अब सुधर गया था, लेकिन जो वो गलत काम करके आया था तो उसे वैसा फल तो मिलना ही था। उसने गोपाल के परिवार को मारा था और बाद में गोपाल के हाथों विक्रमदेव मारा गया। और लेकिन इस राजकुमार संजय वर्मा की वजह से वो तांत्रिक फिर से जाग उठा। लेकिन साधु बाबा, इस बेचारे संजय वर्मा की क्या गलती थी? इसे तो तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया था, फिर इसको क्यों दंड मिला? बेटा, बुरी शक्ति में कितनी भी शक्ति क्यों न हो, जब तक हम उसे हमारे अंदर की अंतरात्मा उसे बुरे काम करने की इजाजत नहीं देती, वह हमारे शरीर पर पूरी तरह से काबू नहीं कर सकती। और कहीं न कहीं इन तीनों के अंदर बुराई है, जैसे उस काली शक्ति ने अपनी शक्ति बनाई। चंद्रसेन साधु बाबा से पूछता है, हमने तो बस आज तक लोगों के हाथ पैर काटे थे, किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा था, और वे सब अपनी अपनी मौत मरे हैं। लेकिन इस गोपाल ने तो उसे जान से ही मार दिया। कौन कहता है कि विक्रमदेव मर गया है? साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई शक्ति से विक्रमदेव को वापस ले आते हैं। विक्रमदेव मरा नहीं था, ये मेरी गुफा में कैद था। अतः जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।